बार फिर से सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं विशेष हिंदी अंतरा भाग 2 का जो चैप्टर है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित ये रचना है जिसका टाइटल है जहाँ कोई वापसी नहीं। यहाँ हम बात करें कक्षा 12 की जो ऐच्छिक हिंदी विषय है उसके इस चैप्टर की। इस चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आज आपके सामने लेके आए हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ की मूल संवेदना क्या है। तो इस पाठ की जो मूल संवेदना है वो है विस्थापन की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों के एक सत्याग्रह का अनुभव लेखक को कहाँ पर हुआ था। तो ये उनको सिंगरौली में इसका अनुभव हुआ था। जहाँ कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत जो है ये किस संग्रह से लिया गया है। तो ये उस संग्रह का नाम है धुंध से उठती धुन। उस संग्रह से ये यात्रा वृत्तांत संग्रहित मतलब लिया गया है। आगे हम बात करें, बाकी की ये सभी रचनाएं जो हैं ये निर्मल वर्मा जी की हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक निर्मल वर्मा किस संस्था की तरफ से सिंगरौली गए थे। उस संस्था का नाम आपको बताना है, तो वो है लोकायन संस्था। खैरवार जाति के राजा कब राज किया करते थे, तो वो आपको टाइम बताना है। तो वो 1926 से पूर्व में राज किया करते थे। जहाँ कोई वापसी नहीं, पाठ में किस गांव का उल्लेख यहाँ पर हमें देखने को मिला है, तो उस गांव का नाम है अमझर। फिर है आधुनिक भारत के नए शरणार्थी जो है वो किसको कहा गया है, तो वो कहा गया है विस्थापित लोगों को। लोकायन संस्था विकास कार्यों का जायजा लेने कहाँ पर गई हुई थी, तो वो गई हुई थी सिंगरौली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमझर से आप क्या समझते हैं और अमझर गांव में सूनापन क्यों है। जवाब हो जाएगा, अमझर एक गांव का नाम है जिसका अर्थ होता है आम के पेड़ों से घिरा हुआ गांव, जहां आम जो है वो पेड़ों से झड़ते हैं। पिछले कुछ समय से इन पेड़ों पर सूनापन है, न तो यहाँ पर कोई फल लगता है और न ही फल नीचे झड़ते हैं। इसका कारण पूछने पर पता चला कि जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवा गांव में के जो अनेक गांव हैं वो उजाड़ दिए जाएंगे, तथा तब से न जाने कैसे आम के जो पेड़ हैं वो सूखने लगे हैं। आदमी उजड़ेगा तो पेड़ क्या जीवित रहकर क्या करेंगे, तो ये सब इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किसे कहा गया है, तो औद्योगिकरण के कारण जिन लोगों को अपनी ज़मीन और घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा, तो ऐसे जो विस्थापित लोग हैं उन्हीं को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी की संज्ञा दी गई है। अपने गांव, घर, परिवेश से हटने के बाद लोगों को ऐसे नए स्थान तलाशने पड़ते हैं जहां वह शरण ले सकें या फिर वो वहां पर रह सकें। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है क्या और कैसे, क्यों और कैसे। तो इसका जवाब देना है, तो औद्योगिकरण से विकास को तो गति मिलती है परंतु पर्यावरण को बहुत ही हानि पहुंचती है।
वनों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगिक कचरे का निस्तारण तथा गैस उत्सर्जन के कारण उत्पन्न वायु प्रदूषण जो है ये अनेक समस्याएं पैदा करते हैं। अनेक लोगों को अपने घर बार एवं परिवेश को छोड़कर विस्थापित होना पड़ता है, जिससे वे अपनी संस्कृति से कट जाते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण का जो संकट है वो उत्पन्न हो जाता है और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाएं एवं भोपाल गैस त्रासदी जैसी दुर्घटनाएं इस औद्योगिकरण की देन मानी जाती हैं। लेखक का मत यह है कि विकास होना तो चाहिए, परंतु उस मॉडल पर नहीं जो हमने यूरोप की नकल पर आधारित योजनाएं बनाते हुए किया है। अगला क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो यहाँ निर्मल वर्मा की जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनका परिचय हमें देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मल वर्मा के जन्म की। इनका जन्म 1929 ईस्वी को शिमला हिमाचल प्रदेश में होता है और इनके प्रमुख कहानी संग्रहों की बात करें तो उसमें परिंदे, जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, सूखा तथा अन्य कहानियाँ, वे दिन, लालटेन की छत, एक चितड़ा सुख और अंतिम अरण्य ये इनके उपन्यास माने जाते हैं। रात का रिपोर्टर जिस पर सीरियल तैयार किया गया है ये भी उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। हर बारिश में, चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुन ये इनके यात्रा संस्मरण है। शब्द और स्मृति, कला का जोखिम और ढलान से उतरते हुए ये इनके निबंध संग्रह हैं। तो ये इनके काव्य संग्रहों की बात यहाँ पर हो गई कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। इनको पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, वो हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये आपको बताना है कौन सी रचना पर इनको ये पुरस्कार मिला है। इनका निधन सन 2005 को होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली के संबंध में क्या दंत कथा जुड़ी हुई है और इसको काला पानी क्यों माना गया है? इसका जवाब हो जाएगा, एक दंत कथा के अनुसार सिंगरौली नाम श्रृंगावली पर्वतमाला से निकला है। यह पूर्व पश्चिम में फैली हुई है। सिंगरौली के चारों ओर घने जंगल दिखाई देते हैं। इसके कारण तथा यातायात के साधन बहुत कम होने के कारण एक ज़माने के लोग जो थे वो सिंगरौली में नहीं जाते थे और न वहाँ वे बाहर जाते थे। अपने अपार सौंदर्य के बावजूद इनको काला पानी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ के लोगों का जो संपर्क था वो बाहरी दुनिया से तो बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार अलग हैं, ये आपको बताना है। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न जो है वो मनुष्य और भूगोल के बीच में संतुलन बनाए रखने का है, जबकि भारत में यह प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच के नाजुक संतुलन को बनाए रखने का माना गया है। यूरोप की सांस्कृतिक विरासत संग्रहालयों में सुरक्षित रही है, जबकि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है ये उन रिश्तों में है जो उसको धरती, जंगलों, नदियों आदि समूचे परिवेश से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा ने स्वतंत्रोत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो है वो किसे माना है और क्यों माना है? लेखक के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो शासक वर्ग द्वारा विकास के लिए पश्चिमी देशों की देखा देखी व नकल करके बनाई गई योजनाओं से मानी गई है, जो भारतीय संस्कृति एवं परिवेश से पूर्णतः भिन्न है और देश की आज़ादी के बाद
हमारे जो अधिकतर प्रारंभिक नेता जो थे वो पश्चिमी देशों से ही शिक्षित माने गए हैं। उन्होंने वहाँ की औद्योगिक प्रगति देखी थी, किंतु वे यूरोप तथा भारत की सांस्कृतिक भिन्नता के कारण दोनों की सामाजिक प्रवृत्तियों का अंतर नहीं समझ सके। पश्चिम की नकल करते हुए औद्योगिक विकास की ओर वो अग्रसर हो गए। हम पश्चिम को मॉडल न बनाकर अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर भारतीय स्वरूप में औद्योगिक विकास कर सकते थे, जिसकी ओर नीति निर्धारकों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ ये और नहीं और होगा, और का अर्थ होता है तरफ, मतलब उस साइड की ओर। तो इसी के साथ अपना आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।